नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। आज अपन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम अपन इतिहास में इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे और इंडियन हिस्ट्री में भी सर्वप्रथम इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा, इतिहास को जानने के स्रोत तथा ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस प्राप्त हो सके तथा शेयर करना ना भूले, लाइक एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो अब अपन शुरू करते हैं इतिहास। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अपन बात करेंगे इतिहास शब्द का अर्थ, अर्थात इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द का अर्थ अपन ने लिया है ऐसा हुआ होगा। दूसरे वाली बात आती है कि इतिहास की परिभाषा क्या है। तो इतिहास की परिभाषा होती है अतीत की कर्मबद्ध घटनाओं का अध्ययन। तो लीजिए दोस्तों, इतिहास शब्द का अर्थ और इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा अपन ने ली है अतीत की कर्मबद्ध घटनाओं का अध्ययन, या आप कह सकते हैं अतीत की घटनाओं का कर्मबद्ध अध्ययन। ये क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अब बात करते हैं इतिहास के कितने पार्ट होते हैं, अर्थात आप इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। जनरली देखिए, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। तो इतिहास के जो 3 पार्ट है, देखिए कौन कौन से होंगे। इतिहास के 3 पार्ट जिसे आप कहेंगे, सबसे पहला लेते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो लीजिए दोस्तों, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनमें क्या अंतर होता है? प्रागैतिहासिक काल आप किसे कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल आप किसे कहेंगे तथा ऐतिहासिक काल आप किसे कहेंगे। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वह शाखा जिसमें किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती, अर्थात कुछ भी लिखा हुआ प्राप्त नहीं हुआ है, वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप जिसका अध्ययन करेंगे वो अध्ययन आएगा पाषाण काल का। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। और पाषाण काल की 3 स्टेप होती है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे देखिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 स्टेप होती है पाषाण काल के। फिर से देखिए, प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य होता है
इतिहास की वह शाखा जिसमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसका अध्ययन पाषाण काल के अंतर्गत किया जाता है। इतिहास की जो दूसरी स्टेप होती है वो कहलाती है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है कि लिखा हुआ तो प्राप्त होता है, अर्थात लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन आज तक इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। लिखा हुआ मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अंतर्गत अपन आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को अपन कई नाम देते हैं। बुस्ट्रोफेदन, पिक्टोग्राफ, भाव चित्रात्मक आदि नामों से इसको जाना गया है। तो आद्य ऐतिहासिक का तात्पर्य अपन ने लिया है कि इतिहास की वह शाखा जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ने में सफल नहीं हो सका, वह है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तीसरा इतिहास का जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट लेते हैं अपन ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखिए क्या है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। वह है क्या? ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल में लिखे हुए अवशेष प्राप्त होते हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है, वह ऐतिहासिक काल है। और देखिए सर्वप्रथम अगर अपन बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में तीसरा शासक नाम अशोक। अशोक के अनेक शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर को दिया जाता है। अर्थात अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा? 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर ने खोजा। तो भाई पढ़ा किसने? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तब जाके पूरा का पूरा मौर्य कालीन इतिहास प्रकाश में आया। तो इतिहास के तीन पार्ट अपन ने लिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे अपन लेते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। तो देखिए ईसा पूर्व का तात्पर्य है महात्मा ईसा, या आप कह सकते हैं ईसा मसीह है। महात्मा ईसा के जन्म से पहले जो तिथि चलती है वह कहलाती है ईसा पूर्व। अर्थात फिर सुनिए, महात्मा ईसा के जन्म से पहले जो तिथि चालू थी वो ईसा पूर्व कहलाती है। और अंग्रेजी में अपन इसको लिखते हैं बीसी। दूसरी बात ईसवी। ईसवी का तात्पर्य है कि महात्मा ईसा के जन्म के बाद, जन्म के बाद जो तिथि चली वो ईसवी कहलाती है। और अंग्रेजी में इसको प्रदर्शित करते हैं एडी।
अब इनमें अंतर क्या है वो देखिए। बीसी जो है अर्थात ईसा पूर्व जो है वो 100 से 0 की ओर, और ईस्वी जो है वो 0 से 100 की ओर चलती है। अर्थात ईसा पूर्व उल्टी गिनती 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 डाउन आएंगे तथा ईस्वी 0 से 100 की ओर चलेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक उतर रही है और दूसरी चढ़ रही है। अब यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में कुछ सम्मत चलते हैं। तो देखिए कौन कौन से सम्मत प्रचलन में होते हैं। सबसे पहले सम्मत की अगर बात करें तो सबसे पहला सम्मत होता है विक्रम सम्मत। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि विक्रम सम्मत कब चला और किसने चलाया। तो देखिए दोस्तों, विक्रम सम्मत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक जिनका नाम था विक्रमादित्य, इनके द्वारा 57 ईसा पूर्व में विक्रम सम्मत जारी किया गया। दूसरे वाला सम्मत है शक सम्मत, और शक सम्मत चलता है 78 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया? कुषाण वंश का तीसरा शासक नाम था कनिष्क, इसके द्वारा यह शक सम्मत जारी किया गया। और ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय सम्मत कौन सा है? शक सम्मत है। शक सम्मत ही भारत का राष्ट्रीय सम्मत है। अब आगे की चर्चा और देखते हैं। एक और सम्मत लेंगे, इसको अपन कहेंगे गुप्त सम्मत, और गुप्त सम्मत चला 9 मार्च 319 ईस्वी, और शुरू करने वाले शासक का नाम था गुप्त वंश का तीसरा शासक नाम चंद्रगुप्त प्रथम। चौथे सम्मत की बात करेंगे हिजरी सम्मत, और हिजरी सम्मत चला 622 ईस्वी में। किसके द्वारा? हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। और एक और सम्मत की बात करेंगे, इसे आप कहेंगे इलाही सम्मत, और इलाही सम्मत चलता है 1583। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये कुछ सम्मत होते हैं, और यहां से बनने वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बताया कि विक्रम सम्मत कब चला? 57 ईसा पूर्व में चला। किसने चलाया? विक्रमादित्य ने चलाया। विक्रमादित्य कहाँ का शासक था? उज्जैन का शासक था। दूसरा जो सम्मत है शक सम्मत। शक सम्मत कब चला? 78 ईस्वी में चला। किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। भारत का राष्ट्रीय सम्मत कौन सा है? शक सम्मत है। गुप्त सम्मत कब चलता है? 9 मार्च 319 ईस्वी में चलता है। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। हिजरी सम्मत 622 ईस्वी में चला। किसने चलाया? हजरत मोहम्मद साहब ने चलाया। और इलाही सम्मत 1583 ईस्वी में चला। किसने चलाया? अकबर ने चलाया। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि विक्रम सम्मत और शक सम्मत में कितने वर्षों का अंतर होता है। पहला क्वेश्चन
जो कि कई बार पूछा गया है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोस्तों विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्षों का अंतर होता है। अब आप कहेंगे कि 135 वर्षों का अंतर कैसे आया? तो देखिए, इधर अपन ने ईसा पूर्व को 100 से 0 की ओर लिया और ईस्वी को 0 से 100 की ओर बताया। तो विक्रम संवत तो चलता है 57 ईसा पूर्व में, यहां ले लेते हैं, और शक संवत चलता है 78 ईस्वी में। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं आपसे कहूं कि x जो कि 57 के पास है और y जो कि 78 के पास है, x को y के पास लेके चलना है। तो दोस्तों देखिए, 0 के पास आने के लिए x 57 नीचे उतरेगा और y के पास जाने के लिए x 78 ऊपर चढ़ेगा। तो 57 प्लस 78 बराबर 135। तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर हुआ? 135 वर्षों का अंतर हुआ। और यह अंतर यथावत रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। जब तक सृष्टि संचालित होती रहेगी तब तक यह अंतर 135 ही रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए, शक संवत से विक्रम संवत और विक्रम संवत से शक संवत बनाने की बात करते हैं। तो आज का विक्रम संवत क्या है? सबके घर में पेपर आता है, कैलेंडर है, उस पर लिखा हुआ होता है विक्रम संवत और शक संवत। और नहीं भी है तो अपन बताएंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है। तो देखिए, आज का विक्रम संवत है दोस्तों 2077 आज का विक्रम संवत है। और 2077 विक्रम संवत देकर प्रश्नकर्ता आपको यह कहता है कि इसे आप शक संवत में बदलिए। तो सीधा सा तरीका है, अपन ने विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्षों का अंतर देखा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्षों पहले चला और शक संवत विक्रम संवत के 135 वर्षों बाद चला। एक लाइन ध्यान में रखनी है, प्रश्नकर्ता विक्रम संवत देकर शक संवत पूछता है तो दिए गए आंकड़े में 135 घटाएंगे। फिर सुन लीजिए, अगर विक्रम संवत देकर आपको शक संवत पूछता है तो जो भी आंकड़ा प्रश्न में आ रहा है, देखिए मैंने तो आज का दिया है, प्रश्नकर्ता कोई भी आंकड़ा रख सकता है। तो दिए गए आंकड़े में आपको करना क्या है? 135 घटाने हैं। तो आज का विक्रम संवत अपन ने लिया 2077 और 2077 को शक संवत में बदलने के लिए क्या करेंगे? -135। तो -135 आता है। तो देखिए दोस्तों, घटा के देखिए क्या आता है। 2 4 1942 आज का शक संवत है। वर्तमान में शक संवत कौन सा है? 1942 और विक्रम संवत क्या है? 2077। अब अगली बात, अगर प्रश्नकर्ता आपको शक संवत देता है और शक संवत देकर आपको विक्रम संवत पूछता है, तो जितने अपन ने घटाए थे उतने ही जोड़ दो।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शक सम्मत देकर विक्रम सम्मत पूछने पर दिए गए आंकड़े में 135 जोड़ेंगे और विक्रम सम्मत देकर शक सम्मत पूछने पर दिए गए आंकड़े में 135 घटाएंगे। इस तरह से शक सम्मत से विक्रम सम्मत और विक्रम सम्मत से शक सम्मत बनाया जाता है। इससे अगली बात करेंगे, देखिए ईस्वी और विक्रम सम्मत की। तो दोस्तों ईस्वी और विक्रम सम्मत में 57 वर्षों का अंतर है और शाश्वत रहेगा, यथावत रहेगा। ईस्वी और विक्रम सम्मत में 57 वर्षों का अंतर है। तो देखिए आज का ईस्वी आपको ध्यान है 2020 और विक्रम सम्मत अपन ने अभी बताया था 2077। तो ध्यान दीजिए, विक्रम सम्मत देकर ईस्वी पूछने पर दिए गए आंकड़े में 57 घटाएंगे। विक्रम सम्मत देकर ईस्वी पूछने पर दिए गए आंकड़े में 57 घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विक्रम सम्मत 2077, प्रश्नकर्ता आपको कहता है कि 2077 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? ईस्वी में। तो दोस्तों अपन ने 57 की बात कही है, तो 57 घटा के देखिए, ये 2020 आपकी ईस्वी बन रही है, अर्थात आज की ईस्वी क्या आ रही है? 2020। दूसरी बात, अगर ईस्वी देकर विक्रम सम्मत पूछता है तो दिए गए आंकड़े में 57 जोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य फिर सुनिए एक बार, अगर विक्रम सम्मत देकर ईस्वी पूछता है तो दिए गए आंकड़े में 57 घटाएंगे और ईस्वी देकर विक्रम सम्मत पूछता है तो दिए गए आंकड़े में 57 जोड़ेंगे। यही नियम ईस्वी और शक सम्मत पर लागू होता है। ईस्वी और शक सम्मत में 78 वर्षों का अंतर है। तो देखिए कैसे आएगा। ईस्वी देकर प्रश्नकर्ता आपको शक सम्मत पूछता है तो दिए गए आंकड़े में 78 घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज की ईस्वी है 2020, क्या बनाना है? शक सम्मत बनाएंगे। क्या करेंगे? 78 घटाएंगे। तो 78 घटाते ही मित्रों वही आपका 1942 आता है। इस तरह से ये चेंज होते हैं। और यदि शक सम्मत देकर ईस्वी पूछ ले तो दिए गए आंकड़े में 78 जोड़ दीजिए। इस तरह से ये चेंज होते हैं। अब यहाँ से एक और बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि सबको पता होना चाहिए, सम्मत चेंज कब होते हैं, ये बात है। तो देखिए सम्मत चेंज होंगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम, जिसे साधारण भाषा में अपन पड़वा बोलते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को सम्मत चेंज होते हैं और इसी दिन चेटी चंड, जिसे आप कहते हैं नवरात्रा स्थापना, नवरात्रा स्थापना, और दूसरा जो होता है इसको आप कहेंगे हिंदू नव वर्ष। यहां आकर ये चेंज होते हैं। तो कब होंगे? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम को, जिस दिन चेटी चंड या कहेंगे नवरात्र स्थापना, और दूसरा अपना चलता है
हिंदू नववर्ष। इस तरह से ये सम्मत होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सम्मतों से संबंधित जो आने वाली समस्याएं हैं वो संभवतः अब नहीं होगी। और अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे अपन लेंगे इतिहास को जानने के स्रोत। अर्थात ऐसे साधन जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे आप कहेंगे इतिहास को जानने के स्रोत। और देखिए दोस्तों, इतिहास के जानने के स्रोतों को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। दो होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों को भी फिर से विभाजित किया जाता है, जिसमें आते हैं, देखिए, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, मृद भांड। और अभिलेखों को भी शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और पट्टलेखों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय जो स्रोत होते हैं, सबसे विश्वसनीय स्रोतों को बोलते हैं अपन अभिलेखीय स्रोत, क्योंकि अभिलेखों को एक बार उत्कीर्ण कर दिए जाने के बाद इनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती है। तो इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय जो स्रोत होते हैं वो अभिलेखीय स्रोत होते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन की एपिग्राफी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन की एपिग्राफी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और एपिग्राफी शाखा को हिंदी में पुरालेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी में एपिग्राफी को क्या कहेंगे? पुरालेख शास्त्र कहेंगे। और अभिलेखों में सबसे पहला जो बात आती है वो है शिलालेख। शिलालेख आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखे हुए लेख, उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। और इस दृष्टि से भारत में बहुत सारे शिलालेख हैं जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ज़्यादा डीपली अपन इसमें चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ लेख बड़े बड़े खंबे अथवा पिलरों पर लिखे हुए लेख जो है वो स्तंभ लेख होते हैं। और इस दृष्टि से देखें तो भारत का सर्वोच्च अर्थात सर्वोत्तम जो स्तंभ लेख है वो है मैरोली का लो स्तंभ, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी देता है। 1700 वर्षों से लगातार यह खुले प्रांगण में खड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी इस पर जंग नहीं लगी है, जो कि गुप्तकालीन धातु विज्ञान का एक श्रेष्ठ नमूना है। दूसरा, अगर राजस्थान में भी स्तंभ लेख की बात करें तो देखिए, राजस्थान में स्तंभ है, आपने अवश्य पढ़ा होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में, जो कि महाराणा कुंभा से संबंधित जानकारी देता है। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है, जिसमें महाराणा कुंभा की जानकारी उपलब्ध है। गुहालेख गुफाओं में लिखे हुए जो लेख होते हैं वो गुहालेख होते हैं। इस दृष्टि से अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। पट्टलेख जो कि किसी संगमरमर की काली अथवा सफेद पट्टिका पर लिखे हुए जो लेख होते हैं वो पट्टलेख होते हैं।
और इस पट्टलेख में बनाने वाले का नाम, कब बनाया गया, किसकी स्मृति में बनाया गया, सारी जानकारियां प्राप्त होती है। और विश्व का सबसे प्राचीन पट्टलेख, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का अगर धोलावीरा पढ़ा हो तो धोलावीरा में स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल प्राप्त हुआ था। और इस क्रीड़ा स्थल अर्थात स्टेडियम की दीवार में विश्व का सबसे प्राचीन पट्टलेख प्राप्त हुआ है। तो ये तो होते हैं अभिलेख ही। अब अगला जो होता है सिक्के, सिक्के कॉइन्स। तो देखिए आपके सामने है कॉइन्स। ये भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा है और इसे आप कहते हैं आहत मुद्रा। या तो आप इन्हें आहत मुद्रा कह सकते हैं या फिर इनका दूसरा नाम होता है पंचमार्क सिक्के। देखिए दोस्तों, यह भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा है और इसे आहत मुद्रा अथवा पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। दूसरी बात यह आती है कि ये पंचमार्क सिक्के किस धातु से निर्मित थे। तो देखिए पंचमार्क सिक्के दो धातुओं में निर्मित थे, चांदी और दूसरा जो था तांबा। इन दोनों ही धातुओं से यह मुद्राएं निर्मित थी। इन मुद्राओं की विशेषता यह है कि सबसे पहली बात तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि आकार निर्धारित नहीं है। ध्यान रखेंगे, पंचमार्क सिक्के आहत मुद्रा की विशेषताएं क्या क्या है? आकार निर्धारित नहीं है। ये आयताकार भी हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इन्हें दबाव देके बनाया गया था, ठप्पा मार के बनाया गया था। दूसरा देखिए, दूसरी इनकी विशेषता है ये लेख विहीन है। किसी प्रकार का कोई लेख इन पर प्राप्त नहीं होता है। अब बात आती है कि एक सिक्के का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिक्के का अध्ययन किया जाता है अध्ययन की न्यूमिस्मेटिक्स शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होगा? न्यूमिस्मेटिक्स शाखा के अंतर्गत होगा। और इस न्यूमिस्मेटिक्स शाखा को हिंदी में कहेंगे आप मुद्रा शास्त्र। लो दोस्तों, एक सिक्के का अध्ययन आप किस में करेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स शाखा के अंतर्गत करेंगे। और न्यूमिस्मेटिक्स शाखा को हिंदी में आप कहेंगे मुद्रा शास्त्र। अब बात आती है कि एक सिक्के से इतिहास कैसे मिलेगा, इतिहास कैसे लिखा जाएगा, यह भी बात है। तो देखिए, एक सिक्का, एक कॉइन्स जो कि इतिहास बताता है, किस तरह से बताता है। सबसे पहली बात करेंगे, एक सिक्का किसी शासक की उपलब्धियां, इसकी जानकारी देता है। कैसे देता है? देखिए, आपने गुप्त वंश में अवश्य पढ़ा होगा समुद्रगुप्त के सिक्के। और समुद्रगुप्त के सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रिय शासक था और वीणा बजाना जानता था। दूसरा, एक और सिक्का इसका मिलता है। इस सिक्के पर समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता कहा गया है। और इसका तात्पर्य यह लिया गया कि निसंदेह ही समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया होगा। तो एक सिक्का किसी शासक की उपलब्धियों के बारे में बताता है, किसी शासक की साम्राज्य सीमा निर्धारित करने में एक सिक्का सहयोग करता है, किसी शासक की आर्थिक स्थिति बताने में एक सिक्का सहायता करता है, किसी शासक की समय सीमा को निर्धारित करने में एक सिक्के की बड़ी भूमिका रहती है। तो इस तरह से एक सिक्के से इतिहास लिखा जाता है। अब इससे आगे अपन ने चर्चा की थी मूर्तियां।
तो मूर्तियां भी इतिहास लिखने में बड़ा सहयोग करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है और इस योगी की मूर्ति के बाल पीछे की ओर संवारे गए हैं, बालों में कंघी के निशान पड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कंघी से परिचित थे। दूसरी बात, इस योगी की मूर्ति ने एक शॉल ओढ़ रखी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्व में कपास की खेती करने का श्रेय सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात भारत भूमि कपास की जननी कहलाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, कपास से कपड़ा बुनना जानते थे। दूसरा, इस शॉल पर एक अलंकरण बना हुआ है, तिपतिया अलंकरण। और इस तिपतिया अलंकरण अगर बना हुआ है तो निसंदेह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कढ़ाई करना जानते थे। अब कढ़ाई करने के लिए सुई और धागे की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुई और धागे से भी परिचित थे। इस तरह से एक मूर्ति से इतिहास लिखा जाता है। और मृत भांड यानी मिट्टी से निर्मित बर्तन, इनसे भी इतिहास लिखने में बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। अब इतिहास को जानने के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। धन्यवाद। तो आगे अपन जो लेते हैं वो लेंगे अपन पुरातात्विक स्रोत। और देखिए, पुरातात्विक स्रोतों का अपन ने अध्ययन किया। अब अपन लेंगे इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों देखिए, साहित्यिक स्रोतों को भी विभाजित करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को विभाजित करेंगे तो क्या क्या लेंगे? सबसे पहली बात तो करेंगे धार्मिक साहित्य, दूसरा लेंगे धर्मेतर या इनको कह सकते हैं आप लौकिक साहित्य, और तीसरा जो पार्ट होता है वो अपन लेंगे विदेशियों का विवरण। ये तीन पार्ट होते हैं इसके। साहित्यिक स्रोतों को भी तीन भागों में विभाजित किया, धार्मिक स्रोत, धर्मेतर अथवा लौकिक, दूसरा है विदेशियों का विवरण। ये तीन पार्ट होते हैं। अब देखिए, आप धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत क्या रख सकते हैं? तो देखिए, धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, धार्मिक स्रोतों को आप फिर से विभाजित कीजिए। एक तो लेंगे अपन सनातन, जिसे जनरली अपन हिंदू धर्म बोलते हैं, दूसरा लेंगे जैन, और तीसरा अपन बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म आदि अनंत धर्म, इनके ग्रंथों की चर्चा करेंगे वेद। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से कम 30 से 40 से तक क्वेश्चन निकल के आएंगे जिनका जवाब इस डायग्राम में आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले लेते हैं वेद। वेदों के बाद में जो आते हैं वो है उपनिषद। उपनिषदों के बाद में अपन बात करेंगे पुराण, और पुराणों के बाद में लेते हैं महाकाव्य। और महाकाव्य कितने होंगे? 2। कौन कौन से? रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है रामायण। तो विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? रामायण। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता थे महर्षि
वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अब देखिए रामायण, इससे इतिहास की कैसे जानकारी प्राप्त होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ प्रतीत होता है, लेकिन स्थानों के नाम काल्पनिक नहीं है। रामायण में भगवान राम, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय थे, भगवान राम की लंका पर चढ़ाई तथा लंका के राजा रावण, इनका इतिहास इससे प्राप्त होता है। तो देखिए, हो सकता है कि काल्पनिक मानते हो, लेकिन अवध, अयोध्या तथा श्रीलंका, ये नाम तो काल्पनिक नहीं है। अयोध्या आज भी है और रामायण काल में भी अयोध्या था। श्रीलंका आज भी है, श्रीलंका रामायण काल में भी था। तो स्थानों के नाम तथा अन्य जो घटनाएं हैं उनके बारे में रामायण से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, अब लेते हैं अपन महाभारत। तो देखो महाभारत से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। दूसरे वाला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता थे कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। महाभारत की रचना किसने की है? वेदव्यास ने की है। देखिए दोस्तों, महाभारत से राजस्थान के एक महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है और यह महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। और पांडवों ने अपना 13वें वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में रहकर व्यतीत किया था। और विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी, और महाभारत के बाद उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर हस्तिनापुर का शासक बना। और इसी परीक्षित के काल से आपका एक बड़ा भयंकर युग, जिसे आप कल युग मानते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अर्थात राजा परीक्षित के शासनकाल से कल युग का प्रारंभ होता है। ये तो आप जानते हैं कि युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि वर्तमान में आपका चल रहा है। तो इस तरह से अपने महाकाव्यों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब अपन बात करते हैं, देखिए, वेदों की। हालांकि वेदों के बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे, अलग से एक टॉपिक लेंगे जिसको आप कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत अपन वेदों का गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत इधर देख लेते हैं। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान, जानना। वेद संख्या में होते हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अर्थात वैदिक सभ्यता, अर्थात वेदों में सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो कहलाता है ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद होता है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहला ही क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो मित्रों, वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। वर्ण भी 4 होते हैं, आप जानते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी वेद में 7वें मंडल में भारत के प्रथम
ऐतिहासिक युद्ध की जानकारी मिलती है और भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध को आप 10 राज्य अथवा दास राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि वैदिक कालीन पुरुषनी वर्तमान नाम रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यह भारत का पहला ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, जो कि राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास विजयी रहे। इसी तरह से अन्य वेदों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहले मैं कह चुका हूं कि अपन इनकी विस्तृत जानकारी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत लेंगे, तब जाके इनकी विस्तृत जानकारी लेंगे। उपनिषद अगला अपने पास देखिए क्या है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। और किसके समीप बैठेंगे? गुरु के समीप। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या है? उपनिषद है। और उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उपनिषद कितने होते हैं? 108। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, तो मित्रों प्रमाणिक उपनिषद केवल और केवल 12 ही होते हैं। प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12। जबकि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और इस बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। और एक उपनिषद के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन है सब इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते वर्णित है। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों ये होते हैं उपनिषद, और इससे आगे की जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।